ये रही अशोक, वीरेंद्र और अंशु की पचमढ़ी ट्रिप पर आधारित एक रोमांचक कहानी, जिसमें रोमांच, रहस्य और डर का मिश्रण है। पचमढ़ी का वो आखिरी मोड़। अशोक, वीरेंद्र और अंशु बचपन के गहरे दोस्त थे। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में उन्होंने मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की रानी कहे जाने वाले पचमढ़ी जाने का प्लान बनाया। अशोक को ड्राइविंग का शौक था, वीरेंद्र फोटोग्राफी का दीवाना था और अंशु को पुरानी कहानियों और रहस्यों में दिलचस्पी थी। शुरुआत, एक अनजान रास्ता। ट्रिप के दूसरे दिन वे चौरागढ़ महादेव के दर्शन करके लौट रहे थे। शाम के करीब 7 बज रहे थे और घना कोहरा छाने लगा था। अंशु ने एक पुराने नक्शे को देखते हुए कहा, भाई, इस शॉर्टकट से चलते हैं। यहाँ बीच में एक पुरानी गुफा और खंडहर है, सुना है वहां का नजारा अद्भुत है। वीरेंद्र ने कैमरा सेट करते हुए कहा, चलो यार, कुछ एडवेंचर होना चाहिए। अशोक ने स्टीयरिंग घुमा दी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रास्ता उन्हें किसी और ही दुनिया में ले जाएगा। सस्पेंस। जब समय ठहर गया, करीब आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी एक पुराने पुल के पास अचानक बंद हो गई। आसपास सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके सांस लेने की आवाज भी गूंज रही थी। अजीब बात, अशोक ने नोटिस किया कि घड़ी में 7:45 बजे थे, लेकिन अंशु और वीरेंद्र की घड़ियां 7:15 पर ही रुकी हुई थीं। दहशत। गाड़ी के बाहर अचानक किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब वीरेंद्र ने टॉर्च चलाई तो सामने कोई नहीं था, बस सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज आ रही थी। थ्रिलर, खंडहर का रहस्य। गाड़ी ठीक न होने पर वे पैदल ही पास दिख रहे एक पुराने विश्राम गृह, रेस्ट हाउस की ओर बढ़े। वो जगह दशकों पुरानी लग रही थी। वहां मेज पर ताजा खाना लगा था, मानो कोई अभी अभी उठकर गया हो। अंशु को वहां एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, वे 3 आएंगे और चौथा उन्हें ले जाएगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वीरेंद्र चिल्लाया, अशोक, खिड़की के बाहर देखो। बाहर कोहरे में एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो हुबहू अशोक जैसी दिख रही थी। हॉरर, रूह कंपा देने वाला अंत। अशोक अंदर था, तो बाहर कौन था? वो आकृति धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ी और उसका चेहरा अचानक बदल गया। आंखें पूरी तरह सफेद और खाल पीली पड़ चुकी थीं। तभी अंशु ने गौर किया कि कमरे के कोने में रखे आईने में वीरेंद्र और उसका अक्स, रिफ्लेक्शन तो दिख रहा था, लेकिन अशोक का कोई अक्स नहीं था। अंशु का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, अशोक, तुम गाड़ी से बाहर कब निकले थे? अशोक मुड़ा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने बस इतना कहा, जब गाड़ी रुकी थी तभी तो मैं मर गया था। तुम दोनों किसके साथ अंदर आए? तभी बिजली कड़की और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। जब अंशु और वीरेंद्र ने चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे उसी बंद गाड़ी के अंदर बैठे हैं और बाहर अशोक खड़ा शीशा खटखटा रहा है, कह रहा है, उठो भाइयों, पचमढ़ी आ गया। क्या वो सब एक सपना था, या वे किसी टाइम लूप में फंस चुके थे? आज भी पचमढ़ी के उन रास्तों पर लोग कहते हैं कि कभी कभी 3 नहीं 4 साए दिखाई देते हैं। पचमढ़ी के उस डरावने अनुभव के बाद कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है, जहां अंशु और वीरेंद्र को ये समझना था कि उनके साथ जो हुआ वो हकीकत थी या कोई गहरा मायाजाल। पचमढ़ी का रहस्य, भाग 2, अधूरा सच। जैसे ही अशोक ने गाड़ी का शीशा खटखटाया, अंशु और वीरेंद्र पसीने से तरबतर होकर जाग गए। बाहर सुबह की पहली किरण पचमढ़ी की पहाड़ियों पर गिर रही थी। अशोक बिल्कुल सामान्य लग रहा था। क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। अंशु ने कांपते हुए हाथ से पानी पिया और कहा, अशोक, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। सस्पेंस, वो निशान जो मिटा नहीं। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली और अपना कैमरा उठाया ताकि रात की घबराहट को भुला सके। लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का पिछला फुटेज चेक किया, उसके हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। कैमरे में क्या था? रात के 2:15 बजे का एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में गाड़ी के अंदर अंशु और वीरेंद्र सो रहे थे,
लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी और बाहर से कोई लगातार खिड़की पर नाखून रगड़ रहा था। चौंकाने वाली बात, अशोक का दावा था कि वो पूरी रात गाड़ी में ही सोया था, लेकिन वीडियो में वो कहीं नहीं था। थ्रिलर, बूढ़े गाइड की चेतावनी। वे तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके मुख्य शहर की ओर भागे। रास्ते में उन्हें वही पुराना विश्राम गृह रेस्ट हाउस दिखा जो उन्होंने सपने में देखा था। अंशु ने गाड़ी रुकवाई। वहां एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां बीन रहा था। अंशु ने उससे पूछा, बाबा, ये विश्राम गृह किसका है? बूढ़े ने उन तीनों को गौर से देखा और उसकी आंखें अशोक पर टिक गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तारांकन बेटा, यहाँ 3 लोग आते हैं तो 3 ही वापस जाने चाहिए। सतपुड़ा की पहाड़ियों में छलावा घूमता है। वो किसी एक की जगह ले लेता है और असली इंसान को पहाड़ियों में खींच ले जाता है। अशोक चिढ़कर बोला, ये सब बकवास है, चलिए यहाँ से। लेकिन बीरेंद्र ने देखा कि चलते वक्त अशोक की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। हॉरर, असली अशोक कहाँ है? दोपहर होते होते वे पचमढ़ी के मशहूर धूपगढ़ पॉइंट पर पहुंचे। सनसेट का नजारा देखने के लिए भीड़ थी। अंशु और बीरेंद्र ने तय किया कि वे अशोक पर नजर रखेंगे। अचानक अशोक भीड़ में कहीं गायब हो गया। उसे ढूंढते हुए वे एक गहरी खाई के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक फटी हुई जैकेट मिली। वो अशोक की जैकेट थी जिस पर खून के धब्बे थे। तभी पीछे से आवाज आई, क्या ढूंढ रहे हो? वो अशोक था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। अंशु ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? हमारा दोस्त अशोक कहाँ है? अशोक, या वो जो भी था, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़ने लगे और चेहरा पिघलने लगा। उसने ठहाका मारते हुए कहा, तारांकन, अशोक तो कल रात उस पुल पर ही रह गया। मैं तो बस तुम दोनों के साथ शहर जाना चाहता हूँ। क्लाइमैक्स, मौत से सामना। अंशु ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से वो महादेव का अभिमंत्रित धागा निकाला जो उसने चौरागढ़ मंदिर से लिया था। जैसे ही उसने वो धागा उस आकृति की ओर फेंका, एक भयानक चीख गूंजी और वो आकृति धुएं में बदल गई। तभी गहरी खाई के नीचे से किसी के कराहने की आवाज आई। उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा। असली अशोक नीचे एक पेड़ की टहनी पर फंसा हुआ था, बेहोश और जख्मी। वो कल रात की दुर्घटना के बाद से वहीं था। अंततः अंशु और बीरेंद्र ने रस्सी की मदद से अशोक को बाहर निकाला। जब वे पचमढ़ी से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कोहरे में अब भी वो आकृति खड़ी थी जो शायद किसी अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी किसी अनजाने शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करेंगे। यह कहानी का अंतिम और सबसे डरावना हिस्सा है। पचमढ़ी का रहस्य, उपसंहार, दी एपिलॉग माइनस साया साथ है। अशोक को अस्पताल में पट्टी बंधवाने के बाद तीनों दोस्त बिना रुके अपनी कार से अपने शहर की ओर निकल पड़े। गाड़ी बीरेंद्र चला रहा था, अंशु आगे बैठा था और जख्मी अशोक पीछे की सीट पर सो रहा था। पचमढ़ी की पहाड़ियां पीछे छूट रही थी और उनके मन में एक सुकून था कि वे सब सुरक्षित हैं। सन्नाटे की आहट। रात के 2 बज रहे थे और हाईवे बिल्कुल सुनसान था। अशोक पीछे की सीट पर गहरी नींद में था। उसके सिर पर बंधी पट्टी से हल्का खून रिस रहा था। तभी बीरेंद्र ने धीरे से अंशु को कोहनी मारी और फुसफुसाते हुए कहा, अंशु, पीछे देख, क्या तुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है? अंशु ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर सोया हुआ अशोक अचानक अपनी नींद में कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज वैसी नहीं थी जैसी अशोक की होती है, वो भारी और कर्कश थी। सस्पेंस, वो डायरी का पन्ना। अंशु ने अपनी जेब टटोली। उसे याद आया कि उसने उस शापित विश्राम गृह से वो डायरी का पन्ना फाड़कर अपनी जेब में रख लिया था। उसने टॉर्च जलाई और पन्ने को फिर से पढ़ा। पहले जो लिखा था वो बदल चुका था। अब उस पर लिखा था, शरीर बच गया पर रूह बदल गई। जो वापस जा रहा है वो नहीं है जिसे तुम जानते हो।
अंशु का कलेजा मुंह को आ गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर अशोक की ओर देखा। अशोक की आंखें खुली थीं। वो सोया नहीं था, बल्कि फटी फटी आंखों से छत को देख रहा था। थ्रिलर, असली और नकली का खेल। अशोक, भाई, ठीक हो तुम? अंशु ने कांपती आवाज में पूछा। अशोक धीरे से उठकर बैठा। उसने अपनी चोट वाली पट्टी को झटके से खींचकर उतार दिया। अंशु और बीरेंद्र की चीख निकल गई। पट्टी के नीचे कोई घाव नहीं था। वहां की खाल बिल्कुल साफ थी, लेकिन उस पर एक अजीब सा काला निशान था, जैसे किसी ने जलते हुए हाथ से उसे पकड़ा हो। अशोक मुस्कुराया और बोला, घाव तो शरीर पर होते हैं अंशु, और शरीर तो मैंने वहीं बदल लिया था। हॉरर, वो कौन था? गाड़ी की रफ्तार 100 के पार थी। वीरेंद्र ने घबराकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। तभी अचानक कार के स्टीरियो से अपने आप वही पुरानी पहाड़ी धुन बजने लगी जो उन्होंने उस खंडहर में सुनी थी। पीछे बैठे अशोक ने वीरेंद्र के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वीरेंद्र ने आईने में देखा, अशोक का चेहरा धीरे धीरे धुंधला हो रहा था और उसकी जगह वही सफेद आंखों वाली आकृति उभर रही थी। तुमने मंदिर का धागा मुझ पर फेंका था ना? आकृति ने अंशु की ओर देखते हुए कहा। वो सिर्फ मुझे दूर रख सकता था, लेकिन जो डर तुम्हारे अंदर बैठ गया, उसने मुझे रास्ता दे दिया। दहशत का अंत। तभी सड़क पर अचानक एक तेज रोशनी हुई। वीरेंद्र ने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। सुबह जब पुलिस और स्थानीय लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। अंशु और वीरेंद्र गाड़ी के बाहर सुरक्षित गिरे हुए थे, लेकिन वे सदमे में थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अशोक गाड़ी के अंदर नहीं था। पुलिस को सीट पर सिर्फ उसकी फटी हुई जैकेट और वो डायरी का पन्ना मिला। अशोक का कभी पता नहीं चला। आज भी अंशु और वीरेंद्र जब अपने मोबाइल की पुरानी तस्वीरें देखते हैं, तो पचमढ़ी की ग्रुप फोटो में अशोक के चेहरे की जगह सिर्फ एक काला धब्बा नजर आता है। और कभी कभी आधी रात को उनके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, शॉर्टकट से वापस कब आओगे? पचमढ़ी की ये ट्रिप अब एक कभी न खत्म होने वाला डरावना सच बन चुकी थी। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी एक पुराने किरदार की एंट्री होती है, जो इस रहस्य की आखिरी कड़ी है। पचमढ़ी का रहस्य, भाग 3, संजू की वापसी। अंशु और वीरेंद्र अस्पताल के बेड पर पड़े थे। अशोक गायब था और पुलिस ने उसे मिसिंग घोषित कर दिया था। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो था संजू, उनका चौथा दोस्त, जो आखिरी वक्त पर ट्रिप पर नहीं आ पाया था क्योंकि उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी। संजू का अजीब बर्ताव। संजू के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने अंशु के पास आकर बिना कोई हालचाल पूछे सीधे कहा, तुम लोगों ने उसे साथ लाकर बहुत बड़ी गलती की। वीरेंद्र चौंक गया, तुझे कैसे पता कि क्या हुआ? तू तो हमारे साथ था ही नहीं। संजू ने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका फोटो निकाला। वो फोटो पचमढ़ी के उसी विश्राम गृह का था, लेकिन फोटो 50 साल पुराना था। फोटो में एक आदमी खड़ा था जो हुबहू अशोक जैसा दिख रहा था। संजू ने ठंडी आवाज में कहा, अशोक कभी ट्रिप पर गया ही नहीं था। जिस दिन तुम लोग निकले, अशोक का एक्सीडेंट मेरे घर के सामने हुआ था और वो तब से कोमा में है। सस्पेंस। तो वो कौन था? अंशु और वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर असली अशोक कोमा में था, तो उनके साथ पचमढ़ी में कौन था? संजू ने आगे बताया, मेरे खानदान के लोग पचमढ़ी के उन इलाकों के पुराने जानकार थे। जिसे तुम लोग अशोक समझ रहे थे, वो बहुरूपिया साया था। वो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो उसे आमंत्रित करते हैं। अंशु, तूने वो पुराना नक्शा कहाँ से पाया था? अंशु को याद आया, वो नक्शा उसे संजू ने ही कुरियर से भेजा था। अंशु ने कांपते हुए कहा, नक्शा तो तूने भेजा था संजू। थ्रिलर, असली खेल।
संजू की आंखों में एक चमक आई। वो धीरे से मुस्कुराया और खिड़की की ओर जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा था। उसने अपनी कलाई घुमाई, वही काला निशान जो नकली अशोक के हाथ पर था अब संजू की कलाई पर उभर आया था। संजू बोला, पचमढ़ी का वो साया अकेला नहीं चलता, उसे एक मेजबान होस्ट चाहिए होता है। अशोक तो बस एक जरिया था तुम लोगों को उस गुफा तक ले जाने का। असली मकसद तो मुझे आजाद करना था। हॉरर, खौफनाक अंत। अचानक अस्पताल की लाइटें जलने बुझने लगीं। वीरेंद्र ने देखा कि संजू का साया दीवार पर नहीं बन रहा था। संजू ने अंशु के कान के पास झुककर कहा, अशोक वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब उसकी जगह मैंने ले ली है। और तुम दोनों मेरे गवाह बनोगे कि संजू तो शहर में ही था। तभी नर्स अंदर आई। उसने देखा कि अंशु और वीरेंद्र बदहवास चिल्ला रहे हैं, जबकि कमरा खाली था। संजू वहां था ही नहीं। जब पुलिस ने संजू के घर छापा मारा तो पता चला कि संजू की मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन अशोक का एक्सीडेंट हुआ था। अब सवाल ये था, अगर संजू और अशोक दोनों ट्रिप पर नहीं थे तो वो कौन था जो अस्पताल में अंशु से बात करके गया, और वो नक्शा किसने भेजा था? पचमढ़ी का वो सफर अभी खत्म नहीं हुआ। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अंशु और वीरेंद्र को समझ आ गया था कि जब तक वे उस गुफा का रहस्य खत्म नहीं करते, ये साया उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। पचमढ़ी का रहस्य, अंतिम अध्याय माइनस गुफा की पुकार। अंशु और वीरेंद्र ने तय किया कि वे डरकर नहीं मरेंगे। उन्होंने तंत्र विद्या के एक पुराने जानकार से मदद ली और वापस पचमढ़ी के उसी घने जंगल की ओर निकल पड़े। इस बार उनके पास बचाव के लिए अभिमंत्रित राख और पुरानी मशालें थीं। दहशत का रास्ता। जैसे ही उन्होंने उस पुराने पुल को पार किया, जंगल का तापमान अचानक गिर गया। कोहरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स भी नाकाम साबित हो रही थीं। तभी रास्ते के बीचों बीच उन्हें संजू खड़ा दिखाई दिया। वो सफेद कुर्ता पहने था और उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वीरेंद्र ने चिल्लाया, संजू, सामने आ। जैसे ही वो आकृति मुड़ी, वीरेंद्र की चीख निकल गई। संजू का चेहरा पूरी तरह सपाट था और आंखें, न नाक न मुंह। वो सिर्फ एक हाथ से गुफा की ओर इशारा कर रहा था। सस्पेंस, गुफा के अंदर का सच। वे भागते हुए गुफा के भीतर पहुंचे। गुफा की दीवारों पर हजारों साल पुराने चित्र बने थे, जिनमें दिखाया गया था कि कैसे 3 इंसानों की बलि देकर एक अमर साया जागृत होता है। अचानक गुफा के कोने से एक आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ। वो अशोक था। वो एक पत्थर की वेदी से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। अंशु उसे खोलने के लिए आगे बढ़ा, तभी वीरेंद्र ने उसे रोक लिया। रुको अंशु, ये चाल हो सकती है। हमने देखा था कि अशोक तो अस्पताल में कोमा में है। थ्रिलर, असली संजू की रूह। तभी गुफा की छत से काले धुएं का एक गोला नीचे उतरा और संजू की शक्ल अख्तियार कर ली। इस बार उसकी आंखों में आग थी। उसने गरजते हुए कहा, तुमने यहाँ आकर खुद अपनी मौत को न्योता दिया है। अशोक की रूह को मैंने कैद कर रखा है और अब तुम दोनों की बारी है। अंशु ने हिम्मत दिखाई और चिल्लाकर कहा, तुम संजू नहीं हो, तुम सिर्फ एक छलावा हो। अंशु ने अपनी जेब से वो अभिमंत्रित राख निकाली और हवा में उछाल दी। जैसे ही वो राख धुएं से टकराई, पूरी गुफा में एक बिजली सी कड़की। क्लाइमैक्स, रूहानी जंग। राख के संपर्क में आते ही वो आकृति तड़पने लगी। अचानक गुफा की दीवारें फटने लगीं। अंशु ने देखा कि वेदी पर बंधा अशोक धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह संजू की असली रूह दिखाई देने लगी। संजू की रूह ने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन अंशु वीरेंद्र, भागो यहाँ से। मैंने इसे रोक रखा है, ये गुफा गिरने वाली है। अंशु और वीरेंद्र बदहवास होकर बाहर की ओर भागे।
पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और वो पूरी गुफा ढह गई। धूल का गुबार शांत हुआ तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। न गुफा बची थी, न वो पुराना रास्ता। खौफनाक अंत, द ट्विस्ट। अगली सुबह अंशु और बीरेंद्र को शहर के अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर ने कहा, चमत्कार हो गया है। अशोक कोमा से बाहर आ गया है। वे दोनों दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। अशोक बेड पर बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही अंशु ने उससे हाथ मिलाया, उसका शरीर जम गया। अशोक ने अंशु के कान में धीरे से फुसफुसाया, संजू ने तुम्हें बचा तो लिया, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अशोक ही हूं? अशोक ने अपनी पलकें झपकाईं और एक पल के लिए उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं, ठीक उसी साये की तरह। पचमढ़ी का वो साया अब शहर पहुंच चुका था। अशोक के शरीर में छिपे उस शैतान से लड़ना अंशु और बीरेंद्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वे अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और शैतान इसी बात का फायदा उठा रहा था। पचमढ़ी का रहस्य, अंतिम युद्ध माइनस अंधेरे का अंत। अशोक, जिसके अंदर अब शैतान था, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया। वो दिखने में सामान्य था, लेकिन उसकी हरकतें डरावनी होती जा रही थीं। वो रात भर जागता और अंधेरे कमरे में दीवार की ओर मुंह करके अजीब भाषा में बातें करता। एक जाल की तैयारी। अंशु समझ गया था कि ताकत से इसे नहीं जीता जा सकता। उसने पुराने ग्रंथों में पढ़ा था कि छलावा केवल तभी शरीर छोड़ता है जब उसे ये विश्वास हो जाए कि जिस शरीर में वो है, वो अब उसके रहने लायक नहीं बचा, या फिर उसे किसी पवित्र बंधन में बांध दिया जाए। वीरेंद्र ने अपने घर के बेसमेंट में एक सुरक्षा घेरा तैयार किया। चारों तरफ नमक और लोहे की कीलें गाड़ी गईं, क्योंकि पुरानी कहानियों के अनुसार रूहें लोहे और नमक को पार नहीं कर पाती। 2. धोखे से घेरे में लाना। एक शाम वीरेंद्र ने अशोक को बुलाया। भाई, हमने पचमढ़ी की कुछ पुरानी तस्वीरें रिकवर की हैं। उनमें संजू की भी एक फोटो है। नीचे बेसमेंट में आ, साथ देखते हैं। जैसे ही अशोक बेसमेंट के केंद्र में पहुंचा, अंशु ने पीछे से जोर से दरवाजा बंद कर दिया और लोहे की जंजीरें चढ़ा दी। अशोक धीरे से मुड़ा, उसके चेहरे की मासूमियत गायब थी। उसकी आवाज भारी हो गई, तुम्हें लगता है ये मामूली नमक मुझे रोक पाएगा? 3. रूहानी जंग, द बैटल। अशोक का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। बेसमेंट की लाइटें फूट गईं। वीरेंद्र ने मंत्रों का जाप शुरू किया और अंशु ने पचमढ़ी के मंदिर से लाया गया गंगा जल और सिद्ध भभूत अशोक पर छिड़कना शुरू किया। शैतान दहाड़ा और अशोक के शरीर को जोर जोर से झटकने लगा। अगर मैं बाहर निकला तो ये शरीर मर जाएगा। क्या तुम अपने दोस्त की जान लोगे? शैतान ने इमोशनल वार किया। वीरेंद्र डगमगा गया, लेकिन अंशु चिल्लाया, नहीं वीरेंद्र, ये अशोक नहीं है, ये सिर्फ उसकी आवाज इस्तेमाल कर रहा है। जाप मत रोकना। 4. संजू का बलिदान। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली। एक धुंधली सी आकृति उभरी, वो संजू की असली रूह थी। संजू ने अपनी रूहानी ताकत से अशोक के शरीर को पीछे से पकड़ लिया। संजू की आवाज गूंजी, तारांकन अंशु वीरेंद्र। अब इसके माथे पर वो आखिरी कील गाड़ दो जो मंदिर की मिट्टी से बनी है। यही इसे वापस पाताल भेजेगी। अंशु आगे बढ़ा। शैतान ने उसे पीछे फेंकने की कोशिश की, लेकिन संजू की रूह ने उसे जकड़े रखा। अंशु ने पूरी ताकत लगाकर वो पवित्र कील अशोक के माथे के ठीक ऊपर हवा में लहराई और मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर पटकी। 5. अंतिम प्रहार। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अशोक के मुंह से काले धुएं का एक गुबार निकला। वो साया चीखते हुए संजू की रूह के साथ टकराया और एक जोरदार रोशनी के साथ गायब हो गया। संजू ने जाते जाते एक आखिरी बार मुस्कुराकर अपने दोस्तों को विदाई दी। नया सवेरा। धुआं छंटते ही अशोक जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह हांफ रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य थीं।